हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ा था। पुनः उसके आगे आज मैं आप लोगों को गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम को समझाने जा रहा हूँ। यानी कि जब भी आप किसी दर्पण से अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें आप कौन सा नियम लगाएंगे। तो मुख्यतः मैं आपको 3 नियम पढ़ाऊंगा। इन्हीं 3 नियमों में से किसी 2 नियम को लगाकर आप प्रतिबिंब बना सकते हैं किसी भी वस्तु का। तो सो हम चित्र बनाएंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये चित्र बन कैसे रहा है और ये नियम कैसे वहां पर लागू होगा। ओके, तो मैं ये नियम दोनों दर्पणों के लिए साथ साथ बताते चलूंगा। जो पहला नियम होगा वो अवतल दर्पण में भी लागू होगा और उत्तल दर्पण में भी लागू होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। परावर्तक सतह का ये मध्य बिंदु P, जिसे आप ध्रुव कहते हैं। अब ये सारी चीजें कैसे खींची जाती हैं ये आपको पता है, ठीक। इस दर्पण को खींचने के लिए गोले प्रकार की नोक को आप जहां पर रखते हैं वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र C होता है। और C और P का जो मिड पॉइंट या मध्य बिंदु होता है यही प्रिंसिपल फोकस F होता है, जिसको आप हिंदी में मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक। तो ये अवतल दर्पण बन गया। इसका मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और दर्पण का ध्रुव। तो सबसे पहला नियम हम लोग लगाते हैं। क्या कहा जाता है कि इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो हम फिगर ड्रा करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप प्रकाश की किरण को ऊपर से ही खींचेंगे, उसे आप नीचे से भी ड्रा कर सकते हैं। तो नीचे से ड्रा करेंगे तो ये मुख्य फोकस से होते हुए ऊपर जाएगी, या ऊपर से ड्रा करेंगे तो ये मुख्य फोकस से होते हुए नीचे जाएगी। एरो का चिन्ह ये रहा। सो ये अवतल दर्पण में हो गया। यही काम उत्तल दर्पण में कैसे होता है? तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ये दर्पण का मुख्य अक्ष, परावर्तक सतह का ये मध्य बिंदु, दर्पण का ध्रुव P, गोले प्रकार की नोक को जहां पर आप रखे होंगे वो हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र C। P और C का जो मिड पॉइंट होगा ये हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस F। इसमें भी आपने कहा है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, तो इसमें भी आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, तो इसमें भी परावर्तन के पश्चात। यहां आप कहते हैं दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है, यहां आप कहेंगे दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहां आप देखेंगे तो जो प्रकाश की किरण है दर्पण के मुख्य फोकस से जा रही है, सिर्फ उत्तल दर्पण में दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो फिर से एक बार, अवतल दर्पण में कहा जाता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरे नियम में जस्ट इसी का उल्टा कहा जाता है। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती है। लेकिन दूसरे वाले नियम में क्या कहेंगे, बस इसके चिन्ह को बदल दिया जाता है। फिगर आप लोगों को दूसरा खींचना पड़ेगा, ये मैं अपनी सुविधा के अनुसार फिगर के डायरेक्शन ऑफ ट्रे को चेंज कर दे रहा हूं। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, अवतल दर्पण में क्या कहेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब इसमें प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य फोकस से होकर जा रही है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से एक बार, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में कहते हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित, जाती तो नहीं है, दर्पण के अंदर नहीं जाती है, लेकिन बाहर से देखेंगे तो वह मुख्य फोकस की ओर ही जाती हुई दिखाई पड़ती है। मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सो फिगर एक ही था, लेकिन मैंने चिन्ह को चेंज करके नियम को बदल दिया। ओके, अब हम लोग तीसरा रूल पढ़ेंगे। तीसरा नियम क्या है, इसमें भी हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ये दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का ये दर्पण के परावर्तक सतह का ये मध्य बिंदु जिसको आप कहते हैं ध्रुव, गोले प्रकार की नोक को आप जहां रखे थे, ये हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र C, और C और P का जो ये मिड पॉइंट है ये हो गया F। कहा जाता है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरण के जाने की दिशा अगर वक्रता केंद्र से होती है तो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है, परावर्तन के पश्चात पुनः वह अपने मार्ग पे वापस लौट जाती है। इसका भी कारण कल मैंने आपको समझाया था। क्या होता है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है दर्पण की परावर्तक सतह पर लंबवत होती है, इसीलिए इसमें बनने वाला जो आपतन कोण होता है वह 0 हो जाता है। जब वह 0 हो जाता है तो परावर्तन कोण भी 0 होता है। इसीलिए आपतित किरण का पथ और परावर्तित किरण का पथ एक ही हो जाता है। अर्थात कहा जाता है इसे कि प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से जाती है तो पुनः वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यह हो गया सर अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ये मैंने ड्रा कर दिया उत्तल दर्पण। ये हो गया दर्पण का मुख्य अक्ष। फिर से वही बात, दर्पण का ध्रुव, गोले प्रकार की नोक को जहां आप रखे होंगे, ये हो गया वक्रता केंद्र C, दोनों का मिड पॉइंट ये हो गया F, जिसको आप कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। इसमें आप कहेंगे वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ओके, हो गया होगा। मैंने फिर से बताया, अवतल दर्पण के लिए आप कहेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। उत्तल दर्पण में कहा जाएगा वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित
यानी कि इसके जाने की दिशा से पता चलता है कि ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, बट दर्पण के परावर्तक सतह के बाद वो जाती नहीं है, लगता है कि वो वहीं जा रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। सो स्टूडेंट, जो ये मैंने 3 नियम आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में पढ़ाया, इन्हीं तीनों नियमों की सहायता से हम अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनाएंगे। ओके, अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम सबसे पहली कंडीशन पढ़ेंगे, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, यानी कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, उसका आकार क्या होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, ये सारी चीजें हम लोगों को इसमें पता चलेगी। तो हम फिगर बनाते हैं। सर ये हो गया अवतल दर्पण, ये दर्पण का ध्रुव, गोले प्रकार की नोक को जहां रखे वो हो गया वक्रता केंद्र C, और दोनों का मध्य बिंदु हो गया F, जिसको आप कहेंगे प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस। तो जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो हम जानते हैं या हमें जानना चाहिए कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो एक आसान सा फिगर कि अगर दूर स्थित वस्तु है और वहां से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर हैं, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और मुख्य फोकस से होकर चली गई। अगर ये मुख्य फोकस से होकर चली गई तो ये पहली किरण थी। मैंने आपको बताया है कि 2 किरणों की सहायता से इमेज बनेगा। सो एक ये हो गई ऊपर से, तो एक नीचे से ले लेते हैं। ये भी प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर ही है, अर्थात ये भी प्रिंसिपल फोकस यानी कि मुख्य फोकस से ही जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। इन दोनों किरणों का एक दूसरे के समांतर आना ये सिद्ध करता है कि ये दोनों किरणें एक दूसरे से बहुत दूर ही जाकर मिली होंगी। बहुत दूर का मतलब अनंत पर, और जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना, यानी कि परावर्तित किरणें दोनों एक दूसरे को काटी कहां, मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर, यानी कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो हम कहते क्या है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु के आकार का होता है। यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बिल्कुल बिंदु के आकार का बन रहा है, इसीलिए हम बिंदु के आकार का ही बोलेंगे। सो अभी इसमें कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि बिंदु के आकार का या बहुत छोटा बनता है, तो बहुत छोटे के लिए भी एक फिगर बनता है। उसमें भी जो दोनों प्रकाश की किरणें आती हैं वह भी एक दूसरे के समांतर ही होती हैं। तो सो उसको भी देखते हैं हम लोग। तो सर ये हो गया अवतल दर्पण, ये दर्पण का मुख्य अक्ष, ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और ये मुख्य फोकस F। तो इसमें भी हम 2 नियम लगाते हैं। एक तो नियम वही वक्रता केंद्र से जाने वाली, और एक नियम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली।
तो अगर मुख्य फोकस, ये मैं कुछ समय के लिए मिटाता हूं, प्रकाश की किरण जब चली जाएगी तब इसके बाद मैं इसको फिर से नोट डाउन कर दूंगा। तो सबसे पहली प्रकाश की किरण, लाइन थोड़ा टेढ़ी हो जा रही है, इसको आप लोग टेढ़ी नहीं करेंगे, स्केल की सहायता से सीधे ही खींचेंगे। तो नियम में हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह पुनः अपने पथ पर वापस लौट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण आई और ये पुनः अपने पथ पर वापस चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ले चलेंगे, जरा इसे देखिए, फिर से मैं इसे एक बार बताता हूं। ये अवतल दर्पण हो गया, ये दर्पण का मुख्य अक्ष, ये परावर्तक सतह का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव, ये मुख्य फोकस F और ये वक्रता केंद्र C। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये भी दोनों एक दूसरे के समांतर ही दिख रही हैं। मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है। तो इस वाले चित्र में भी प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर थी, इस वाले चित्र में भी प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर है। इसमें मैंने दो नियम लगाए हैं। पहला नियम है कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गई है, पुनः ये अपने पथ पर वापस लौट गई है। दूसरा मैंने लगाया है कि मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण आई है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो देखेंगे दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को, यहां पर मुख्य फोकस ना बोल करके हम फोकस तल बोलेंगे, फोकस तल। तो यहां पर जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो फोकस तल पर है। कैसा है? वास्तविक है, उल्टा है और बहुत छोटा है। क्योंकि अनंत पर जब कोई वस्तु रही होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अनंत पर वस्तु तो बड़ी ही होगी, अर्थात उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया? वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और वस्तु से बहुत छोटा हो गया। तो पहली कंडीशन हो गई। इसमें पूरा मिला के आप क्या बोलेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस या फोकस तल पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं बिंदु के आकार का या बहुत छोटा होता है। तो अगर आप बिंदु के आकार वाला फिगर बनाते हैं तो ये बनाना पड़ेगा, और यदि आप बहुत छोटा बनाते हैं तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। अब ये वस्तु अनंत पर हो गई, अब हम लोग अनंत से थोड़ा पास में आते हैं। तो जब पास में आएंगे तो दूसरा पॉइंट मिलेगा वक्रता केंद्र C। लेकिन वक्रता केंद्र C के पहले एक स्थिति हम लोग और बना सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो दूसरी कंडीशन होगी कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। तो इसमें भी हम पहले एक फिगर ही ड्रा करेंगे। ये हो गया हम लोगों का अवतल दर्पण, ये दर्पण का मुख्य अक्ष जिसे आप दर्पण का ध्रुव भी कहेंगे। गोले प्रकार की नोक को आप जहां रखे होंगे वक्रता केंद्र C, और दोनों का मिड पॉइंट C और P का प्रिंसिपल फोकस F। वस्तु को कहां रखे हैं हम? ये हो गया वक्रता केंद्र C और इधर होगा आपका इनफाइनाइट अनंत, और इन दोनों के बीच में। ओके, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो आप वस्तु को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन जब बाकी की 5 कंडीशन होती है इसमें वस्तु को दिखाना पड़ता है।
सो मैंने ये वस्तु को दिखाया है, जो वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब इसमें हम कोई भी दो नियम लगाते हैं। तो सबसे पहला नियम मैं लगाता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली। तो क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो सर ये मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण चली गई, कौन सी थी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली। दूसरी प्रकाश की किरण, इसमें मैं थोड़ा से दर्पण को बढ़ा लेता हूं, दर्पण इसमें थोड़ा बड़ा चाहिए। दूसरी प्रकाश की किरण देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली। तो अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह पुनः अपने पथ पर वापस लौट जाती है। देखेंगे तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच काटती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और यह वस्तु का प्रतिबिंब हमें वस्तु से छोटा दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। बहुत छोटा नहीं कहेंगे, वस्तु से छोटा होता है। ओके, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आप लोगों को, वास्तविक प्रतिबिंब में बार बार क्यों कह रहा हूं। यहां पर जो भी प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर आ रही हैं वो एकदम साफ साफ मुझे काटती हुई दिखाई दे रही है। प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर आती हैं और एक दूसरे को काटती हैं। तो मैंने परिभाषा में बताया है कि जब काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब काटती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। सो यहाँ पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, इसीलिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बार बार बन रहा है। दूसरा मैंने बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो हमेशा प्रतिबिंब हम लोगों को उल्टा मिल रहा है। ओके, लेकिन वस्तु से ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। छोटे बड़े से पहचान वास्तविक की नहीं होती है, हमेशा उल्टे से होती है। सो तीसरी कंडीशन अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो इसे भी हम लोग एक फिगर के ही माध्यम से समझेंगे। इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा सब फिगर के माध्यम से ही समझा जा सकता है या उसके विषय में कुछ कहा जा सकता है। तो ये मैंने बना दिया है अवतल दर्पण। मैं एक वीडियो की छोटी क्लास बनाऊंगा इमेज की, जिसमें मैं आपको एकदम सही सही बताऊंगा कि कैसे कोई भी इमेज ड्रॉ किया जा सकता है। क्योंकि भाई मेरे पास स्केल तो है नहीं, माप तो मैं रहा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर कि कैसे आपको दर्पण बनाना है, फिगर को आप कैसे ड्रा करेंगे कि बिल्कुल सही पोजीशन पर आपको इमेज सही सही प्राप्त होगा। यानी कि थ्योरी के अनुसार आप जब ज्योमेट्री वर्क करेंगे तो उसमें आपको इमेज सही पोजीशन पर और सही सही प्राप्त हो जाएगा। वो मैं एक छोटी क्लास के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा या सूचित करूंगा। ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष और ये परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, जिसे आप कहेंगे ध्रुव P। गोले प्रकार की नोक को ध्यान रखें, ये हो गया वक्रता केंद्र C और दोनों का ये मध्य बिंदु मुख्य फोकस। वस्तु हो गई वक्रता केंद्र पर, क्योंकि टॉपिक ही है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। सो इसमें भी हम नियम लगाएंगे कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर
चली जाती है। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा नियम इसमें हमको लगाना है। अब हम तो भाई वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण को लेके जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई है, इसीलिए यहाँ पर दोनों फिक्स नियम ही लगेंगे। दोनों नियम कौन सा है? एक तो ये हो गया, दूसरा है मुख्य फोकस। एक आप और लगा सकते हैं कि अगर आप कोई प्रकाश की किरण सीधे आप भेजें जो ध्रुव के पास है, तो जो परावर्तन का नियम होता है इसे आप परावर्तन का नियम कह सकते हैं। यानी कि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव के पास आएगी और उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी, तो वो वक्रता केंद्र पर ही पहली परावर्तित प्रकाश की किरण को काटेगी। तो वो मैं नियम आपको नहीं बताया हूं, इसीलिए मैं उसके द्वारा इसी में इसको फॉर्मेट नहीं कर रहा हूं। मैं जो नियम आपको बताया हूं उसी के द्वारा मैं इसे बता रहा हूं। तो जो दूसरा नियम है हम लोगों का मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो इसमें हम प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से होकर लेके जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब यही बनता है। अब जरा देखिए ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन वक्रता केंद्र सी वाली ही है, और इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई है वह बिल्कुल वस्तु के समान ही है। तो इसमें कहा जाता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के आकार का ही होता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब न तो बड़ा होता है न तो छोटा होता है। जितनी बड़ी वस्तु रखी जाती है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। ये मैं नंबरिंग करना भूल गया, फर्स्ट ही रह गया। इसके पहले जो आप पढ़े वो सेकंड होगा, और ये वाला जो टॉपिक है आपका थर्ड था। अब ये फोर्थ हो जाएगा आगे चल के। ये चौथी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र, अब वक्रता केंद्र के बाद देखते क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। ठीक, अब हम लोग एक दूसरा फिगर बनाएंगे जिसमें समझेंगे कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगी। अवतल दर्पण, दर्पण का ध्रुव गोले प्रकार की नोक को वक्रता केंद्र सी, उसके मिड पॉइंट को मुख्य फोकस। वस्तु को कहां रखना है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। सो मैंने ये वस्तु रख दिया दोनों के बीच में। ओके, फिर से वही रूल लगाते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। थोड़ा गलत हो गया, मुख्य फोकस से होकर प्रकाश की किरण नहीं गई, इसे हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात
मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। सो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टिव रे जो है एक दूसरे को वक्रता केंद्र सी और इनफाइनाइट के बीच इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये बन गया प्रतिबिंब। कब बना, कहां बना? जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होती है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से बड़ा होता है। यहां दिखाई दे रहा है कि वस्तु छोटी है लेकिन इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। क्लियर? अब अगली टॉपिक, अब हम लोग वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो गया। अब मुख्य फोकस, पांचवी कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। तो मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। ये हो गया अवतल दर्पण, इसका मुख्य अक्ष, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु P जिसे हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव, गोले प्रकार की नोक को जहां रखे वो हो गया वक्रता केंद्र C, और C और P का मिड पॉइंट F जिसे कहेंगे मुख्य फोकस। और वस्तु को हमें रखनी है मुख्य फोकस पर। तो ये मैंने वस्तु को रख दिया मुख्य फोकस पर। अब इसमें भी हम लोग प्रतिबिंब बनाने का नियम लगाते हैं। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसकी डायरेक्शन दिखा देते हैं कि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। सो दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है ये जाती है और परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। अब इन दोनों परावर्तित किरणों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जैसे लग रहा है कि अगर मैं इसे आगे भी बढ़ाऊं तो भी ये दोनों एक दूसरे से कहीं मिलने वाली नहीं है। अगर मैं इन्हें पीछे भी बढ़ाऊं तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं मिलने वाली नहीं। सो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ये अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति है, यही लास्ट है। ये मैंने बना लिया अवतल दर्पण, ये खींच दिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस जिसे आप कहेंगे मुख्य अक्ष,
इसका हो गया ये दर्पण का ध्रुव, ये वक्रता केंद्र C, और ये मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखना है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया जो F और P के बीच स्थित है। सो नियम हम लोग लगाते हैं। फर्स्ट नियम, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से हम लोग तो यही जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जो दोनों प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तित वाली, सॉरी परावर्तित, जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं, अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो ये एक दूसरे से दूर होती जा रही है। सो ये आगे जाकर कहीं मिलने वाली नहीं है। लेकिन मैं इसे आगे की तरफ बढ़ाऊं तो ये कहीं ना कहीं आगे आकर मिलेंगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां एक दूसरे से मिलती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब जरा इस प्रतिबिंब के विषय में हम लोग देखें तो इसमें जो परावर्तित प्रकाश की किरणें हैं वे एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, और जो प्रतिबिंब बना है वह मुख्य अक्ष के ऊपर ही बना है, अर्थात वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर। सो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है, जो आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होता है। ओके, तो ये अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 6 स्थितियां थी। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। थैंक यू।